हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीके स्टडी पॉइंट में। मैं हूं विनोद माथुर और आज हम एक फिजिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमारा है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को समझना पहले बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी है वो सब इलेक्ट्रिक चार्ज पर ही डिपेंड करती है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में ही जानेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक किसी भी मटेरियल की एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा कोई मटेरियल इलेक्ट्रीफाइड होता है, मतलब विद्युत में होता है, जिसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या होता है, जब आप मान लीजिए अगर कभी दो पिंड को या दो बॉडीज को आपने एक रब किया होगा, आपस में रगड़ा होगा, तो वहां पे थोड़ा चार्ज फ्री हो जाता है, चार्ज प्रोड्यूस होता है, जो कि और दूसरी छोटी छोटी बॉडी या छोटे छोटे कागज के टुकड़े को अट्रैक्ट करता है। तो ये क्या है, स्थिर विद्युत के अंदर आता है। ये आपका चार्ज जो आपका रिड्यूस होता है, यहाँ पे ये स्थिर विद्युत के अंदर आता है। ठीक, आगे चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, और चार्ज आपका दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो एक्सपेरिमेंटल बेस पर जो चार्ज हैं आपके दो प्रकार के हैं, एक आपका पॉजिटिव चार्ज है और एक आपका नेगेटिव चार्ज है। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव चार्ज के बारे में जानेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज कब प्रोड्यूस होता है? पॉजिटिव चार्ज जब किसी न्यूट्रल बॉडी पर या जब किसी न्यूट्रल बॉडी से इलेक्ट्रॉन को हटाया जाता है, तब वहां पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है। जैसे अगर हम सिंपली अगर देखें तो एक एटम लेते हैं हम, सोडियम एटम Na, ये आपका सोडियम एटम है। इसका एटॉमिक नंबर कितना रहता है आपका? 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर इसका लिखते हैं तो कितना हो जाएगा आपका? 2 8 1। स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं कि इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन। अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं उसका स्टैंडर्ड मेथड क्या होता है? 2 8 8 18 18 32। तो इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने हैं? एक इलेक्ट्रॉन है। और जबकि कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ऑर्बिट कंप्लीट होने के लिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है जो कि इसका लास्ट ऑर्बिट कंप्लीट हो जाए? 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और स्टूडेंट्स, हमें पहले से ही पता है कि जो मैक्सिमम शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, वो कितने की होती है? 4 इलेक्ट्रॉन की रहती है। 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा ना तो कोई दे सकता है दूसरे एटम को, ना ही उससे ले सकता है ज्यादा। तो अब यहाँ पे क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन की इसको नीड है, जरूरत है सोडियम एटम को लास्ट ऑर्बिट पूरी करने के लिए। तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन तो कोई देगा नहीं, तो इसलिए क्या करेगा, जो इसका लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरे एटम को क्या करेगा? डेनोट कर देगा, मतलब त्याग देगा या दूसरे को दान कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इसकी और लास्ट ऑर्बिट है ये कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। और पहले से कितने इलेक्ट्रॉन थे इसके पास में? पहले से अगर हम देखते हैं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना बताया था हमने? 11 था। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके? 11 ही है। एटॉमिक नंबर जितना रहता है उतने ही क्या होते हैं आपके? इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उतने ही क्या होते हैं आपके? प्रोटॉन होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन पर क्या रहता है आपका? पॉजिटिव चार्ज रहता है। इलेक्ट्रॉन पर क्या रहता है आपका? नेगेटिव चार्ज रहता है। अब यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, यहाँ से रिमूव हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हुई? कमी हुई। मतलब सोडियम एटम पे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन की एक कमी हुई। अब हमारे पास पहले से ही कितने इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन कितने थे? 11। और प्रोटॉन कितने थे आपके पास? इलेक्ट्रॉन मींस नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन मींस पॉजिटिव चार्ज। पहले से कितने थे? 11 ही इलेक्ट्रॉन थे और 11 ही क्या थे आपके? प्रोटॉन थे। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन तो क्या हो गया? रिमूव हो गया। एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया आपका? रिमूव हो गया। तो फिर यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे भाई? 11 थे, 11 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, और 1 क्या हो गया? रिमूव हो गया। तो कितने बचे? 10 इलेक्ट्रॉन। कितने बचे आपके? 10 इलेक्ट्रॉन बचे। ठीक, अब यहाँ पे कमी किसकी हुई? नेगेटिव चार्ज की। इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। और चार्ज किसका लिखा जाता है? जो
ज्यादा रहता है। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने बचे आपके 10 बचे, और यहाँ पे जो प्रोटॉन है वो कितने हैं आपके 11। तो इसका मतलब क्या है, ज्यादा क्या है इलेक्ट्रॉन, मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। तो इसीलिए जो सोडियम एटम है तो उस पर क्या आता है आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं Na पॉजिटिव। तो ये आपका यहाँ से पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है। ये था कि पॉजिटिव चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है बॉडी पे। ठीक, तो अगर हम किसी न्यूट्रल बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव अगर करा देते हैं तो वहां पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। ऐसे ही जब हम नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं, तो नेगेटिव चार्ज क्या होता है, जब भी न्यूट्रल बॉडी पे कोई एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाता है या न्यूट्रल बॉडी के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाता है तो वहां पे आपका नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है। अब जैसे मान लीजिए क्लोरीन की हम बात करते हैं, एक एटम हम लेते हैं क्लोरीन। तो क्लोरीन कितना रहता है आपका Cl, और इसका एटॉमिक नंबर कितना रहता है आपका 17। क्लोरीन का कितना रहता है एटॉमिक नंबर 17। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो प्रोटॉन है वो कितने हैं आपके 17 है, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं आपके 17 है। यहाँ पे 17 ही इलेक्ट्रॉन है और 17 ही क्या है आपके प्रोटॉन है। अब यहाँ से हम देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इसका लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे आपका 2, 8 और 7, कितना हो गया आपका 2, 8, 10 और प्लस कितना हो गया 7 और 17 हो गया। ठीक, अब लास्ट ऑर्बिट को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि जो आपकी थर्ड ऑर्बिट यहाँ पर है वो कितना रहता है आपका 2, 8, 8, 18, 18 एंड 32। ठीक, तो अभी थर्ड ऑर्बिट है, इसकी कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसमें इसकी ऑर्बिट पूरा होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और यहाँ पे कितने आपके 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, किसी दूसरे एटम से एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की तो शेयरिंग हो सकती है। मैक्सिमम शेयरिंग कितने की रहती है 4 इलेक्ट्रॉन की रहती है। तो हम कम से कम हमारे पास तो कितनी जरूरत है, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम से ले लेगा। ठीक, तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहां से ले लेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इसके ज्यादा हो जाएंगे, मतलब 17 प्लस 1, भाई 17 और प्लस 1, 17 प्लस 1 मतलब 18 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ज्यादा हो गया। और यहाँ पे पहले प्रोटॉन कितना है आपका 17 है। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसमें जो अपनी ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए लिया है, तो वहां पे अभी 17 प्लस 1 18 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ क्या हुई, ज्यादा हो गई। ठीक, तो सिंपल सी बात यह है कि अगर हम यहाँ पे देखें तो Cl, अगर हम इस पे चार्ज लिखेंगे तो अब चार्ज किसका आ गया, आप देखिए चार्ज उसी का आता है जिसकी संख्या ज्यादा होती है। अब प्रोटॉन की होगी तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, प्रोटॉन की संख्या है, क्योंकि आपके प्रोटॉन तो कितने हैं 17 मतलब 17 है, और अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 18 हो गए। जब इलेक्ट्रॉन 18 हो गए तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो चार्ज आ जाएगा वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एक नेगेटिव चार्ज, इसलिए हम क्या लिखते हैं Cl को Cl नेगेटिव लिखते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज में जो होता है आपका इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और नेगेटिव चार्ज में क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। अगर मान लीजिए किसी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक, तो अगर किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब क्या है, वहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, और अगर किसी बॉडी पर आपका पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब क्या है, वहां इलेक्ट्रॉन की कमी है। सिंपल सी बात है। आगे देखते हैं, यूनिट ऑफ चार्ज की बात करते हैं। तो जो चार्ज का यूनिट रहता है वो आपका कूलाम रहता है। ऐसा यूनिट क्या है आपका कूलाम। अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात कर लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है चार्ज की, ये भी थोड़ा देख लेते हैं। तो चार्ज की पहली प्रॉपर्टी होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, पहला हम समझते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है भाई, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज रहता है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है, संरक्षित रहता है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज को या आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बट
एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर क्या कर सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। दूसरा क्या है आपका, दूसरा है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। आगे है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। इसमें क्या है आपका, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज इक्वल टू द algebraic sum of each of charges on इंडिविजुअल बॉडीज। इसका सिंपल मतलब ये है कि हमारे पास जो आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक, वो अगर कई बॉडी को एक मान लीजिए आइसोलेटेड सिस्टम हमने ये बना लिया, ठीक है नहीं, और इसके अंदर क्या है आपकी अलग अलग बॉडी हमारे पास इसके अंदर है। जैसे कि एक बॉडी ये है, ठीक है नहीं, एक बॉडी हमारी ये है और एक बॉडी ये है, मतलब कई सारी बॉडी हो सकती है एक सिस्टम के अंदर, जो कि हमारा आइसोलेटेड सिस्टम ही दे रखा है यहाँ पे, ठीक। तो मान लीजिए पहली बॉडी पे कितना है आपका Q1 चार्ज है, दूसरी बॉडी पे कितना है आपका Q2 चार्ज है, और तीसरी बॉडी पर कितना है आपका Q3 चार्ज है। ओके, तो जो पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज होगा, पूरे सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा वो हम Q लिखेंगे, वो होता है आपका अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल बॉडीज, ठीक है नहीं। तो अलजेब्रिक सम, तो जो टोटल चार्ज है उसको हम क्या है कि कैपिटल Q से लिख देते हैं यहाँ पे, और इसका जो अलजेब्रिक सम होगा मतलब बीजगणितीय योग के बराबर होगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे Q1 प्लस Q2 और प्लस Q3। ये आपका है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। एक बार मैं दोबारा बता देता हूं कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है वो उन अलग अलग बॉडीज के अलजेब्रिक सम के बराबर होता है, ठीक। हो गया।